ओके सो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन सेक्शन 5 से जे रहा। क्वेश्चन कुछ इस तरह था। क्वेश्चन क्या था? द सिग्निफिकेंस ऑफ पोटेंशियली एक्सप्लोसिव मिक्सचर इन कवर्ड इन्फ्लेमेटरी डायग्राम। जैसा कि आप सब कवर्ड डायग्राम देखे हैं, आप सबको पता है कि यदि यदि हमारा ऑक्सीजन परसेंटेज 12% से, और यू कैन से यदि 12% से क्या है, कम है, उस पर्टिकुलर केस में आपका जो मिक्सर होगा इनफ्लेमेबल नहीं होगा। ओके, बट यदि आपका ऑक्सीजन परसेंट 20% से ज़्यादा है ना, तो इस पर्टिकुलर केस में यदि ज़्यादा इमिशन हो मीथेन का, तो मिक्सर एक्सप्लोसिव हो सकता है। बट यदि बात कर रहा है पोटेंशियली एक्सप्लोसिव मिक्सचर की, दैट मीन्स दिस इज टॉकिंग अबाउट जो कॉवर्ड डायग्राम में राइट मोस्ट पार्ट होता है, उस पार्ट की बात कर रहा है। तो उस पार्ट में आपको पता है कि वहाँ पे मेथेन तो पर्याप्त मात्रा में प्रेजेंट रहती है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है। दैट मीन्स यदि हम फ्रेश एयर प्रोवाइड करें तो दिस कैन बिकम पोटेंशियली एक्सप्लोसिव मिक्सर। दैट मीन्स इसीलिए बोला गया है इट हैव पोटेंशियल। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए लेके चलता हूँ टू द नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन क्या था? कंसीडरिंग आई एज इनटेक, ओके, एंड आर एज रिटर्न, द वेंटिलेशन सैंपल फॉर द शाफ्ट बॉटम एयरलॉक इन द कोल माइन। ओके, ए। आप सबको पता है, यस, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सो तो आप सबको पता है कि इनटेक साइड प्रेशर ज्यादा होगा, रिटर्न साइड प्रेशर रिलेटिवली कम होगा। ओके, तो भाई, और मेन बात, यदि हम इंटेक से रिटर्न की ओर जा रहे हैं, इंटेक एंड रिटर्न को जोड़ने वाली कोई गैलरी है, ओके, तो वहाँ पे एयर लॉक हमें कम से कम, भाई दो तो होगा नहीं, बिल्कुल गलत बात। क्योंकि क्योंकि सपोज आप इधर से गए, तो इसको आपने अपने साइड खींचा, आप इधर से जा रहे हैं, इस डोर को अपने साइड खोला, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। लेकिन जब यहाँ तक ठीक है, लेकिन इसके जस्ट बाद जब आप सेकेंड डोर को, ठीक है, अपने साइड खोलेंगे, ठीक है, अपने साइड खोल, आपने इसी को भी इस साइड खोला, आप यहाँ से जा रहे थे, इस साइड खोला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसको भी आपको इस साइड यदि नहीं खोला आपने, तो क्या होगा? इस साइड होगा, क्योंकि प्रेशर ज्यादा होगा, तो ये जो डोर है ये डैमेज हो सकता है, और आपकी जो इनटेक और रिटर्न की एयर है वो मिक्स हो सकती है। ओके, इसलिए जे ऑप्शन नहीं हो सकता। आप लोग कंफ्यूज, जो आप लोगों का कंफ्यूजिंग पॉइंट था वो यही था। क्या जे डोर यदि हम इसको इस साइड खोलें, रिटर्न साइड यदि खोलेंगे, तो क्या होगा? रिटर्न साइड खोलेंगे तो प्रेशर, जो एयर होगा वो प्रेशराइज होगा, वेलोसिटी ज्यादा हो सकती है, तो करेगा क्या? इस डोर को डैमेज कर देगा, ठीक है, तो मिक्सिंग हो सकता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल ये रहा। इस क्वेश्चन में क्या था? फॉर अ कोल माइन, फॉर a coal seam of mine 1000 ton बी। of coal is produced per day, you have to calculate degree of gasiness. So option number B 100% करेक्ट। तो कुछ लोग सोच रहे हैं कि इन्होंने इतना जल्दी कैसे कर लिया। देखिए, सबसे पहली बात, आप सबको पता है कि डिग्री ऑफ गैसीनेस का जो क्लासिफिकेशन है वो कुछ इस तरह से है। डिग्री 1 का यदि माइंस है तो परसेंटेज ऑफ सीआर फोर जनरल बॉडी ऑफ एयर दैट शुड बी 0.1% से कम होना चाहिए, ठीक है। बट यदि मैं बात करूं पर टन कोल प्रोडक्शन बेसिस पे, तो मीथेन का इमिशन 1 क्यूबिक मीटर पर टन से कम होना चाहिए, तब तो हुआ डिग्री 1। बट यदि डिग्री 2 की बात करें तो 0.1% से ज्यादा हो, ओके, 0.1% से ज्यादा हो, ठीक है भाई। और पर टन कोल प्रोडक्शन पर एक से तो ज्यादा हो, बट 10 क्यूबिक मीटर से कम हो, तब होगा डिग्री 2। लेकिन डिग्री 3 की यदि मैं बात करूं, तो डिग्री 3 में, जैसा आप सब जानते हैं, पर टन कोल प्रोडक्शन पर जो मिथेन इमिशन होना चाहिए वो 10 क्यूबिक मीटर से ज्यादा होगा, देन आपकी माइंस जो होगी वो होगी डिग्री 3 की, ठीक। तो आपको यहाँ से क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है कि 0.14%, ओके, इन्फ्लेमेबल गैस जनरल बॉडी ऑफ एयर में 1.4% से ज्यादा है। दैट मीन्स डिग्री 1 तो होगा नहीं, 100%, डिग्री 1 नहीं होगा।
या तो फिर डिग्री 2 होगा या फिर डिग्री 3, डिग्री 4 ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है आपको, क्योंकि आपको पता है पर टन, मीटर क्यूब पर टन। ठीक है, पहला पैरामीटर पहला पैरामीटर ये बोल रहा है कि या तो फिर डिग्री 2 होगी या तो फिर डिग्री 3। ठीक, लेकिन उसको कंफर्म करने के लिए हमें जाना पड़ेगा प्रोडक्शन के बेसिस पे। तो डेली प्रोडक्शन कितना है भाई? डेली प्रोडक्शन है 1000, बट मीथेन इमेशन है 14,000 मीटर क्यूब पर डे। दैट मीन्स 40,000 डिवाइडेड बाई 1000, दैट मीन्स 14 क्यूबिक मीटर पर टन ऑफ कोल प्रोडक्शन। दैट मीन्स योर आंसर विल बी बी। आई थिंक ये समझ गए होंगे, इसको सॉल्व कराने की जरूरत नहीं है ना? ओके, अच्छा, स्क्रीन आपको फुल स्क्रीन दिख रही है ना? ये जो मेरा स्क्रीन है आपको फुल स्क्रीन पे दिख रही है कि यस, कैसा दिख रहा है? फुल स्क्रीन है सर। फुल स्क्रीन है सर। ओके ओके ओके, देन चलिए लेके चलता हूँ तो द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, द टेम्परेचर प्रोफाइल and plume pattern that are सी। most likely to result are given in the figure. Yes, let me सी। see. The dotted line represent adiabatic lapse rate and bold line represent environmental lapse rate. Then wrong combination. How can you see? How can you say C is the right answer? देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये कुछ इस तरह से बनता है, लूप है, दिस इज लूपिंग प्लूम। तो लूपिंग प्लूम, सर आपकी आवाज लूपिंग लैग हो प्लूम रही है में क्या बीच बीच होता है? में। लूपिंग प्लूम में सबको हो रही है क्या? नहीं हो रही सर। सही सर, सही है। नहीं आ रही सर, सही आ रही है आवाज। ओके ओके, तो देखिए जैसा कि आपने बताया ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जो भी पूछा गया है इन चारों में से कौन सा रॉन्ग है? ठीक है, जैसा कि आपने बताया ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये जो दिखाया गया है दिस इज लूपिंग प्लूम। और लूपिंग प्लूम में क्या होता है कि एक्चुअली जो ये प्लूम होता है वेवी टाइप का होता है, ठीक है, वो दिख ही रहा है आपको, बट यहाँ पे ये लार्ज जो होता है वो लार्ज से ग्रेटर देन होना चाहिए। ठीक है, लिख लेते हैं। यस, तो लूपिंग प्लूम में ईएलआर एएलआर से ज्यादा होना चाहिए, बट यहाँ पे है नहीं। दैट इज योर ईएलआर एंड दिस इज ईएलआर, मतलब ईएलआर इज लेस देन एएलआर इज ग्रेटर देन ईएलआर। दैट मींस ऐसा तो होगा नहीं। ये तीनों ऑप्शन किस चीज के हैं वो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है एक्चुअली। ये देखिए आपका जो प्लूम है वो ग्राउंड की ओर आना चाह रहा है। दैट मीन दिस इज द फ्यूमिगेटिंग प्लूम। सो फ्यूमिगेटिंग प्लूम में क्या होता है? फ्यूमिगेटिंग प्लूम में जो स्टैक हाइट है, इस स्टैक हाइट के ऊपर निगेटिव एस्पेक्ट होता है जो कि आपको दिख रहा है, नेगेटिव लास्ट रेट। तो नेगेटिव लास्ट रेट मींस दिस इज योर इन्वर्जन जस्ट अबव द स्टैक हाइट, बट just below that stack height, that is strong adiabatic lapse rate. Okay, that means ELR is greater than ALR यहाँ पे है। that means ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। मतलब ये कॉम्बिनेशन सही है, जो जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है उसका आंसर तो सही है, बट जो ये कैसे सही है वो हम देख रहे हैं। ठीक है, और दूसरा जो है, ये जो फ्यूमिगेटिंग प्लूम है ना, उसी का अपोजिट आपको ये दिख रहा है कि नहीं? स्टेक हाइट के जस्ट नीचे आती है आपको, स्टेक हाइट के जस्ट नीचे आपको इन्वर्जन दिख रहा है, और इसके जस्ट ऊपर एडियाबेटिक, स्ट्रॉन्ग एडियाबेटिक दिख रहा है। दैट मींस दैट इज जस्ट अपोजिट टू द फ्यूमिगेटिंग प्लूम। व्हिच प्लूम इज जस्ट अ प्लूम? टेल मी योर आंसर। लॉफ्टिंग। ओहो, लॉफ्टिंग है सर, लॉफ्टिंग लॉफ्टिंग। एग्जैक्टली, यस यस यस, लॉकिंग प्लूम। तो यहाँ पे जैसा हमने अभी बताया, स्टेक हाइट जो है उस स्टेक हाइट के जस्ट नीचे आपको नेगेटिव लॉकिंग दिख रहा है, दैट इज जस्ट ऊपर आपका स्ट्रॉन्ग एडियाबेटिक। तो ये भी कॉम्बिनेशन सही है, बट यदि ये डॉटेड, ये वाली डॉटेड लाइन हो, ये वाली आपकी बोल्ड सर लाइन हो बीच जाए, बीच में ओके, आवाज जो आपका कि सही से नहीं आ इस रहा है। बात पर, सर बीच में लैग कर जा रहा है। अरे यार ये बहुत दिक्कत करता है इंटरनेट यार।
वेट अ सेकंड, आई थिंक अब सही होगी, राइट? कंफर्म प्लीज। करेक्ट है सर। ओके ओके, तो मैं बोल रहा था कि यदि यहाँ पे जे लाइन आपकी बोर्ड लाइन हो जाए और जे लाइन आपकी डॉटेड लाइन हो जाए तो ये भी सही हो जाता। ओके, और जे कौन सा प्लूम होता है? जे होता है आपका लूपिंग प्लूम, क्योंकि यहाँ पे वेव तो आपको दिख के पता चल ही रहा है। तो ये जो है आपका लैब, आपका जो टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ है, जहाँ से भी आपको क्लियर हो जा रहा है कि ELR से ज़्यादा हो रहा है, दैट मीन्स दिस इज करेक्ट। बट यदि ये ऐसा हो जाए then this is incorrect option, so you have to choose incorrect option, that is option number C। ओके, देन चलिए लेके चलता हूँ टू द अगला सवाल। अगला सवाल दे रहा है, ट्राई टू सॉल्व एंड गिव मी जो इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे 1 मिनट। तो वेट कीजिए, मैं 8.99। अरे भाई ये गलत हो जा रहा है, कोई बात नहीं, वी आर द बैक। चलिए अब बनाइए। 8.99 सर। 8.99, यस जो चलिए टाइम मिल चुका है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, क्वेश्चन था अ रोडवे इन अ माइन, अ सिंगल लाइट सोर्स एज शोन इन द फिगर, ठीक है, इमिट लाइट यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन, द फ्लोर level illumination at station A is 20 lux and the floor illumination at point B, what will be? तो सिंपल illumination that is lumens per unit area, that means simplified formula की यदि मैं बात करूं तो क्या होता है, I is equal to lumens by distance का स्क्वायर इंटू cos थीटा। ओके, तो यदि हम ये जो आपका इल्यूमिनी लाइट सोर्स है, इस लाइट सोर्स का यदि मैं ल्यूमस निकाल लूं तो वो तो सेम होगा। तो चलिए निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगा सर? देखिए पॉइंट ए पे आपको इल्यूमिनेंस गिवन है विच इज 20 लक्स। ओके, तो 20 इज इक्वल टू एल, हमें नहीं पता। ओके, डिस्टेंस डिस्टेंस भी नहीं पता, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज एक्स, सो डिस्टेंस इज एक्स स्क्वायर कॉस थीटा, थीटा विल बी जीरो फॉर दैट पॉइंट। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि आपको लेना होता है जहां पे आपको कैलकुलेट करना है वहां पे आपके एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करेंगे और उस पर्टिकुलर परपेंडिकुलर लाइन से उस कनेक्टिंग लाइन का जो एंगल होगा वो होगा दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो दिस, तो आपका कितना आ गया? आपका ल्यूमन्स आ गया 20 x स्क्वायर, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है पॉइंट बी पे। ओके, तो इल्यूमिनेंस एट बी इज इक्वल टू ल्यूमन्स, ओके, बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस, चलिए डिस्टेंस नहीं पता है तो डिस्टेंस ले लेते हैं y। ओके, सो दिस इज द y स्क्वायर कॉस थीटा। ओके, अच्छा, आपको ना ही x पता है ना ही y, तो देखिए आप कैसे करेंगे इसको। L की वैल्यू पता है दैट इज 20 x स्क्वायर डिवाइडेड बाई y स्क्वायर कॉस थीटा। यदि ये थीटा है, क्या ये भी थीटा होगा?
this will also theta, that means theta is equal to 40 degree. So cos 40, अच्छा x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है भाई देखते हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ एंगल गिवन है, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ इसका रिलेशन होना चाहिए। तो देखिए cos थीटा देखते हैं भाई, क्योंकि cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, सो cos 40 इज इक्वल टू x बाई वाई, आपको चाहिए x स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, तो सिंपली स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड यू विल गॉट cos स्क्वायर 40, cos 40 ऑलरेडी आपके पास है, दैट मीन्स 20 cos 40 का क्यूब, आफ्टर सॉल्विंग यू विल गॉट आई थिंक 8.99 लक्स। ओके, हैव यू क्लियर? Yes, sir. चले आगे। ओके तो चलिए लेके चलता हूं अगला सवाल कुछ इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट विल बी योर आंसर? मैच द फॉलोइंग इन द ऑप्शन नंबर C D सर। D होगा। okay, let me check. Match the following in context of environmental management. Okay, क्या क्या है? मल्चिंग, एरेशन, वेट स्क्रबिंग एंड साइलेंसर। देखिए साइलेंसर आप सब जानते हैं, नॉइस कंट्रोल। ओके, दिस इज नॉइस कंट्रोल। देखिए एस का 2 सारे ऑप्शन में है, इसको बस जानने से आपका काम चलेगा नहीं, ठीक है भाई। और दूसरा देखते हैं, दूसरा कौन सा देखें भाई? मल्चिंग आप सब जानते ही हैं, मल्चिंग और व्हाट फॉर सॉइल कंजर्वेशन। ओके, दैट मींस ये दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, ये आपसे बन जाएगा, इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ओके देन चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन था, अ पैनल इन अ कोल माइन प्रोड्यूसेस 400 टन पर डे। ओके, the number of person employed in each of 3 shifts is this, then this. As per CMR, the minimum quantity of air that needs to be circulated at the last ventilation connection of the panel 1000 हो जाएगा। 1000। ओके लेट मी चेक। जैसा कि आप सबको पता है, अकॉर्डिंग टू CMR 2017, CMR 2017, ओके, जो पर टन के बेसिस पे प्रोडक्ट एयर भेजना है, दैट इज 2.5 क्यूबिक मीटर पर क्यूबिक मीटर। यूनिट क्या होगी बताइए? क्यूबिक मीटर पर मिनट, यूनिट इज इम्पोर्टेंट। यस, क्यूबिक मीटर पर मिनट, किससे? पर टन ऑफ डेली प्रोडक्शन, नॉट शिफ्ट प्रोडक्शन, पर टन ऑफ डेली प्रोडक्शन। बट as per manpower, that is 6 meter cube per minute, but basic difference is person employed in a shift, मतलब यदि 3 शिफ्ट चल रहा है तो जिस शिफ्ट में सबसे ज्यादा पर्सन होंगे उस पर्सन को, मतलब उतने नंबर ऑफ पर्सन को कंसीडर करना है। दैट मींस CMR में लिखा है आपको पर पर्सन ऑफ लार्जेस्ट शिफ्ट, पर पर्सन ऑफ लार्जेस्ट शिफ्ट, दैट मींस प्रोडक्शन के बेसिस पे आप चेक कीजिए। एंड सेकंड थिंग यू हैव टू चेक ऑन द बेसिस ऑफ मैन पावर। तो 400 into 2.5, दैट इज 400 800 into 0.5, that means 1000. This is 1000 cubic meter per minute, but you have to not conclude with that, you have to check for manpower also. So largest manpower employed in a mine, that is 120 in a shift, 120 into 6 कितना होगा? 720, 1272। यस 12, यस दैट मीन्स आपको लेना किसको है? व्हाट एवर इज मोर, तो 1000। 130 ना लेंगे सर, 130 सॉरी फॉर माय बैड, 130 यस 780 13 78 780। ओके, सो बाय डिफॉल्ट योर आंसर विल बी 1000। ओके तो चलिए लेके चलता हूं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। चलिए क्वेश्चन क्या था, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपको मैं देता हूं 1.5 मिनट, दैट मीन्स 1 मिनट 30 सेकेंड, और आपके समय शुरू हो चुके हैं। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था, अ पर्सन स्टैंडिंग 50 मीटर अवे फ्रॉम ए HAMM एक्सपीरियंसिंग
90 decibel sound pressure level. If the person moves to the new location that is 70 meter away from the HEMM, the sound pressure level experienced by the person in decibel, what will be? What will be the relation between distance and decibel sound pressure level? आपको पता है क्या होगा आंसर? 92.92 मतलब 93 आ रहा है। No, you are wrong. नहीं 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 80 90 तो 87 Exactly. Your answer is absolutely right. तो चलिए देखते हैं इन्होंने कैसे किया। चलिए इस क्वेश्चन को इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था। ओके, according to question, suppose you are standing here and you are experiencing 19 decibel, not 19, 90 decibel, which is 50 meter away from that HEMM. Okay, then क्वेश्चन इज दैट यदि आपकी डिस्टेंस इस पर्टिकुलर मशीन से 70 मीटर हो जाए तो साउंड प्रेशर लेवल क्या होगा? जैसा कि आप सबको रिलेशन पता है LP1 माइनस LP2 दैट इज 20 log R1 माइनस R2। क्यों भाई? वेट अ सेकेंड। सो आपको गिवन है LP1। चलिए मैं पॉइंट 1 को मान रहा हूँ, दिस इज पॉइंट 1 एंड दिस इज पॉइंट 2। ओके, LP1 कितना है आपका? 90 डेसिबल। ठीक है। सर एक बार फिर से बताइए, हाँ, फिर से एक बार सर रिपीट करिए। देखिए सिंपल है भाई, आप यहाँ पे खड़े हैं, मतलब इस मशीन से आप 50 मीटर के डिस्टेंस पे खड़े हैं, तो आपको वहाँ पे जो नॉइज लेवल सुनाई दे रहा है दैट इज 90 डेसिबल। बट यदि आपकी डिस्टेंस 50 से 70 हो जाए तो आपका जो नॉइज लेवल जो आप एक्सपीरियंस कर रहे होंगे वो कितना होगा? तो ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में, यदि मान लीजिए कि ऐसे बोल दे इफ यू मूव फर्दर फॉर 20 मीटर देन R2 क्या होगा? आपको 70 लेना है उस पर्टिकुलर केस में, उस पर्टिकुलर मशीन से डिस्टेंस लेना है। तो R1 इज योर 50 मीटर, यूनिट सेम होना चाहिए। ओके, LP2 आपको कैलकुलेट करना है कहाँ पे? जहाँ पे आपका डिस्टेंस हो कितना? 70 मीटर। तो आपको रिलेशन पता है, क्या पता है भाई? Relation is LP1 minus LP2 that is 20 log R2 minus log R1। ओके, 1 की वैल्यू पता है दैट इज 90 माइनस, चलिए मान लेता हूँ मैं इसको x दैट इज 20। ओके, log R2 70 माइनस log R1, R1 क्या है भाई? 50। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपको जो एट द एंड रिजल्ट मिलेगा विच इज 87.07 डेसिबल। ओके ओके, देन चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन फ्रॉम वेंटिलेशन। ओके, क्वेश्चन क्या था? और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपको दिए जाते हैं 1 मिनट, तो ट्राई टू सॉल्व। क्वेश्चन इज अ पोर्शन ऑफ वेंटिलेशन सिस्टम हैज टू स्प्लिट as shown in the figure. Okay, split A has a resistance of 0.2 Newton second square into meter power minus 8 and a regulator of size 2 meter square, then resistance to Newton second square meter power minus 8. So what will be your answer? Try to solve guys, because these are the parallel split। तो पैरेलल स्प्लिट में कुछ होता है, और क्या होता है इसको लगाइए और सॉल्व कीजिए। प्लीज अगेन वन रिक्वेस्ट, प्लीज यदि आपका कोई डाउट ना रहे तो आप अपनी माइक म्यूट करके रखें। 0.24 0.24, लेट मी चेक योर आंसर। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो चलिए इसी के साथ आपके समय होते हैं समाप्त, और देखते हैं कैसे करना होगा। क्योंकि आपको गिवन है स्प्लिट ए का रेजिस्टेंस ऑफ दैट स्प्लिट इज गिवन एज 0.2 न्यूटन सेकंड मीटर पावर माइनस 8। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, रेगुलेटर का एरिया गिवन है आपको। ठीक है, तो सबसे पहली बात आप देखिए आपको करना क्या है एट द एंड, क्योंकि ये पैरेलल स्प्लिट है। ठीक है,
तो पैरेलल स्प्लिट में जो प्रेशर ड्रॉप होता है वो सेम होता है, प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द पैरेलल स्प्लिट विल बी सेम। तो प्रेशर दोनों का इक्वेट करेंगे, प्रेशर क्या होता है आर क्यू स्क्वायर। ओके, तो आर सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इस रेगुलेटर के कारण जो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा उसको कैलकुलेट करना होगा। तो एरिया ऑफ रेगुलेटर क्या होता है, दैट इज 1.19 डिवाइडेड बाय रूट ओवर आर जी, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ रेगुलेटर। ओके, एरिया ऑफ रेगुलेटर इज गिवन एज 2 मीटर स्क्वायर। ओके, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, तो रेजिस्टेंस ऑफ रेगुलेटर दैट इज 1.19 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर आफ्टर सॉल्विंग, आई थिंक दिस इज 0.34, राइट, Yes, sir. 0.34। 0.35. ओके, सो 0.35, 24. अच्छा 35, क्या 35. 0.35, ओके, नो प्रॉब्लम। तो जो आपका रिजल्टेंट स्प्लिट ए होगा, स्प्लिट ए का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, क्योंकि ये रेगुलेटर और इस जो स्प्लिट का रेजिस्टेंस होगा ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड होते हैं, तो आर ऑफ ए क्या होगा, दैट इज 0.2 प्लस 0.35। ओके, ये कितना आ रहा है भाई, दैट इज 55 0 पॉइंट। ओके, आपको कैलकुलेट करना है आर बी। ओके, क्योंकि आप जानते हैं प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द पैरेलल स्प्लिट विल सेम, सो पी ए इज इक्वल टू पी बी। ओके, और प्रेशर क्या होता है, दैट इज आर क्यू स्क्वायर। ओके, आर क्यू स्क्वायर। तो ओहो, दिस इज आर ए, क्योंकि हम ए की बात कर रहे हैं तो दिस इज ए, यदि बी की बात कर रहे हैं तो बी, कोई बात नहीं, सिंपल आप वैल्यू रखिए। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए आर बी, तो आर बी इज इक्वल टू आर ए इज 0.55। ओके, RA is 0.55 and second thing is QA is 20 cubic meter per second divided by क्या, स्क्वायर डिवाइडेड बाई 30 का स्क्वायर। 30 मीटर स्क्वायर सर। यस यस, आफ्टर सॉल्विंग ये जो मिलेगा जैसा कि आपने बताया, दिस इज 0.24। 44. यस, सो योर आंसर विल बी 0.24 न्यूटन सेकेंड स्क्वायर मीटर पावर माइनस 8। ओके, सर यहाँ पे 1.19 Then- अपॉन 2 कैसे कर दी सर, 2 तो सर रूट में जाएगा ना। अरे इसमें आप फंस गए, फिर स्क्वायरिंग करेंगे ना वो ना। देखिए, वेट अ सेकंड, तो आपको एरिया पता है कितना है 2। ओके, 1.19 डिवाइडेड बाई रूट आर जी। ओके, आपको निकालना है आर जी, तो आर जी को उधर ले जाइए, तो आर जी का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1.19 डिवाइडेड बाई 2। आप दोनों साइड का स्क्वायर कीजिए तो क्या होगा, ये मिलेगा आपको। समझ ओके गया सर, समझ गया। ओके ओके, देन अगला सवाल ये रहा। क्वेश्चन क्या था, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपको मिलते हैं ओनली एंड ओनली 30 सेकेंड, ट्राई टू सॉल्व, गिव मी योर आंसर। क्वेश्चन इज एयर इंटर अ बोर्ड एंड पिलर पैनल एट 10 ppm CO, ठीक है, एंड 20.78% O2, the air at the panel return has 80 ppm CO and 20.52% O2, the Graham ratio, what is the Graham ratio, आप सबको पता है Graham ratio, that is CO produced by O2 consumed। चलिए आपके समय होते हैं समाप्त, और ग्राहम रेशियो दैट इज CO प्रोड्यूस्ड बाय O2 कंज्यूम्ड। ओके, तो CO 2.6 कितना आ रहा है, प्रोड्यूस, 2.6 आ रहा है। 2.6, 2.6, yes, your answer is absolutely right। so देखिए क्वेश्चन इज गिवन, दिस इज इनटेक, ओके, एंड दिस इज रिटर्न, एंड हियर गैस कौन कौन सी है इनटेक में, CO, ठीक है, और दूसरा ऑक्सीजन। तो CO कितना है भाई, CO है 10 ppm, कहाँ पे, इनटेक में 10 ppm। ओके, एंड O2 कितना है 20.78, 20.78%। ओके, एंड रिटर्न में कितना है CO, दैट इज 80 ppm। ओके, यूनिट विल बी सेम। ओके, एंड दिस इज 20.52। अच्छा, एक चीज बताइए,
ये पीपीएम में है, ये परसेंटेज में है, तो दोनों का रेशियो आप कैसे ले सकते हैं? तो सबसे पहले आपको पीपीएम को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा, या फिर परसेंटेज को पीपीएम में कन्वर्ट कर लीजिए। तो परसेंटेज को पीपीएम में कन्वर्ट करना ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि क्योंकि देखिए, मैं वो तो अभी सिखाने में नहीं जा रहा हूँ कि पीपीएम से परसेंटेज में कैसे जाना है, बट आपको ये चीज़ें याद रख सकते हैं आप कि पीपीएम से यदि आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो आप 10,000 से डिवाइड करा दीजिए, मतलब 1/10,000 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। ओके, दिस इज योर परसेंटेज। 1 ppm इज इक्वल टू 1/10,000 परसेंटेज। ठीक है भाई, तो सीयू कितना प्रोड्यूस हुआ? सीयू देखिए, सीयू रिटर्न में कितना है 80, इंटेक में कितना था 10, दैट मीन्स 70 ppm प्रोड्यूस हुआ है ना? क्यों भाई? यस सर। तो 70, that means 70 divided by 10,000, that means 7 divided by 1000, ओके, डिवाइडेड बाई O2 कंज्यूम्ड। O2 कितना कंज्यूम हुआ? देखिए, इनटेक में इतना था, रिटर्न में इतना है, दैट मीन्स 20.78 माइनस 20.52। ओके, अब देखिए, ये भी परसेंटेज में है, ये भी परसेंटेज में है, तो परसेंटेज की यूनिट हो गई कैंसिल। तो अब आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए अगेन 100 से मल्टीप्लाई कराना होगा। सो दिस इज मल्टीप्लाइड विथ 100 and your answer will be 2.69%. ओके, देन चलिए लेके चलता हूँ अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा, क्वेश्चन फ्रॉम माइनिंग सिस्टम इंजीनियरिंग। क्वेश्चन इज द इन्वेंटरी पैटर्न shown does not represent the following. ओके, देखिए, दिस इज इन्वेंट्री लेवल, ओके, एंड दिस इज द टाइम। अब देखिए, एक पर्टिकुलर टाइम पे आपकी इन्वेंट्री फुल थी, ठीक है, इन्वेंट्री फुल थी। इन्वेंट्री दैट मीन्स स्टॉक इन हैंड, आपके पास कोई भी मटेरियल कितना स्टॉक है, तो इन्वेंट्री आपकी फुल थी, बट ये जो इसका खाली हुआ है, जो ये कमी आ रही है, वो एक कांस्टेंट हो रही है। दैट मीन्स ये क्या है? कंजम्पशन जो इस पर्टिकुलर जो भी आप रिसोर्स कंज्यूम किए हैं, उस पर्टिकुलर रिसोर्स का कंजम्पशन कांस्टेंट हो रहा है, ठीक है। और देखिए, जैसे ही ये खत्म हुआ, जैसे ही आपकी इन्वेंट्री खाली हुई, अगेन ये इंस्टेंट रिफिल हो गया, दैट मीन्स देयर इज इनफाइनाइट रेट ऑफ रिप्लेसमेंट। देन अगेन आपकी इन्वेंट्री इंस्टेंटेनियसली फिल हो जा रही है। देखिए ना, टी इक्वल टू सपोज ये था आपका 5 डेज, तो 5वें दिन ही आपकी इन्वेंट्री अगेन फुल हो गई। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अराइवल रेट जो है वो इंस्टेंटेनियसली है। दैट मीन्स दिस इज द कंडीशन फॉर विल्सन एंड हैरिस मॉडल, दैट मीन्स इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल। तो इसमें कुछ एजम्पशंस हैं, वही एजम्पशंस की बात कर रहा है। देखिए, इस पर्टिकुलर मॉडल में क्या होता है? इस पर्टिकुलर मॉडल में अराइवल रेट इंस्टेंटेनियस होता है, जो कि है, ठीक है, और डिमांड या कंजम्पशन दोनों का दोनों यूनिफॉर्म होता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी चल रहा है, नहीं। और क्या करते हैं हम लोग इसमें हम लोग सेफ्टी स्टॉक नहीं रखते, और ना ही यहाँ पे किसी भी तरह का शॉर्टेज अलाउड है। तो देखिए, ऑप्शन देखते हैं। इन्वेंट्री रिप्लेस्ड इंस्टेंटेनियसली, यस, ये ऑप्शन सही है, बट रॉन्ग की बात कर रहा है, ठीक है। शॉर्टेज नॉट परमिटेड, बिल्कुल सही, ये भी सही है। डिमांड इज यूनिफॉर्म, डिमांड या कंजम्पशन बोथ आर यूनिफॉर्म, दैट मींस डिमांड डिक्रीज विद टाइम, ऐसा नहीं होता, और यही पूछा जा रहा है, विच ऑप्शन इज रॉन्ग। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सो ऑप्शन नंबर बी। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल ये रहा, क्वेश्चन क्या था? द फिगर डिपिक्ट्स a transportation problem along with the solution. The correct statement is, what is your answer? Tell me guys. सी। सी। Balance and optimal solution. Yes. सबसे पहले हमें इसको करना क्या है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में सिर्फ 2 चीजें पूछी गई हैं, या तो फिर बैलेंस या फिर अनबैलेंस, ठीक है, या तो फिर ऑप्टिमल या सब ऑप्टिमल। तो देखिए, जब बैलेंस प्रॉब्लम रहेगी तो डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होना चाहिए, ठीक है।
तो देखिए डिमांड कितना है भाई, डिमांड है टोटल 20, डिमांड है आपका 30 यूनिट और सप्लाई कितना है 30 यूनिट, दैट मीन्स बैलेंस प्रॉब्लम। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी इज द रॉन्ग। तो अब क्या है, ऑप्टिमल होगा सब ऑप्टिमल, ये कैसे चेक करेंगे, आपने कैसे चेक किया, टेल मी योर आंसर गाइस, सर आपने कैसे चेक किया? मैक्सिमम एट एनी वन कॉर्नर पॉइंट। मैक्सिमम एट एनी ओनली वन, वन कॉर्नर पॉइंट ये होता है जैसे MHCPS। सर जैसे आप हम्म, मल्टीप्लाई करेंगे ना 20 × 5 तो कितना होता है 100, फिर 10 पैसे बचा हाँ तो इधर फिर हाँ 0 हो जाएगा, इधर 75, तो 100 तो एक ही जगह आ रहा है सर मैक्सिमम। सर CIJ एग्जैक्टली, माइनस UI प्लस VJ लेस देन 0 नहीं होना चाहिए। सी आई जे, एक सेकेंड, माइनस सी आई जे माइनस UI यू आई प्लस VJ। प्लस वी जे, आपने मोदी मेथड लगा दिया राइट। हाँ सर, ये लेस देखिए देन 0 नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही फॉर्मूला में कहा आप सब। दिक्कत होता है सर, फॉर्मूला हाँ में दिक्कत हाँ होता है, इसलिए हम अपना हाँ हाँ दिमाग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके, देखिए मोदी मेथड से कोई भी क्वेश्चन यदि पूछेगा तो ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि वहां पे लेंदी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, वन ऑफ द इजीएस्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन क्या था, अ सिस्टम ऑफ टू आइडेंटिकल कंपोनेंट कनेक्टेड इन सीरीज, 0.5 रिलायबिलिटी ऑफ 0.25, 0.5 जस्ट 0.0.5, 5 यस। तो चलिए देख लेते हैं इन्होंने कैसे, दोनों कंपोनेंट का सीरीज में, ओके, और इन दोनों का जो रिलायबिलिटी है R1 plus है R2 कि रिलायबिलिटी ऑफ, no no no, actually this is not resistance, actually this is the probability, so probability of first, and that means you have to R1 into multiply, R2। yes, तो लेट्स से इसकी रिलायबिलिटी आर आर है, क्योंकि क्योंकि आइडेंटिकल कंपोनेंट हैं इसीलिए इसकी रिलायबिलिटी और इसकी रिलायबिलिटी सेम होगी, क्योंकि सीरीज में है तो आर इंटू आर इज इक्वल टू 0.25। ओके, तो आर स्क्वायर दैट मीन्स आर इज इक्वल टू रूट ओवर 0.25, दैट मीन्स दैट इज 0.5, विच विल बी योर आंसर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल ये रहा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपको दे जाते हैं 30 सेकेंड और आपका समय शुरू होता है अब। What will be your answer? You have to calculate availability in percentage of that particular machine. The operational status of an HEMM is shown in the figure. Okay, the availability of machine in the percentage, availability जो total shift time है या तो फिर total जो आपका hour है। 56.25। Yes, your answer is absolutely right. ओके, सो चलिए देखते हैं इन्होंने कैसे किया। तो देखिए अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी मतलब जो भी आपके पास वर्किंग टाइम शेड्यूल था उस वर्किंग टाइम में कितने आवर्स जे वर्किंग के लिए अवेलेबल रहा। ओके, तो अवेलेबिलिटी दैट इज एक्चुअल आवर्स available for working divided by total working hour, so that is your availability. So अवेलेबिलिटी, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, अवेलेबिलिटी दैट इज एक्चुअल वर्किंग आवर इन अ पर्टिकुलर टाइम डिवाइडेड बाय टोटल शिफ्ट, टोटल शेड्यूल्ड आवर इन अ पर्टिकुलर टाइम। ओके, तो वर्किंग आवर देखिए, दिस इज रेड वन इज शोइंग ब्रेकडाउन स्टेट। ओके, दैट मीन्स कि जो ब्रेकडाउन है उस टाइम पे तो काम नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं। तो देखिए दिस इज योर टाइम स्केल, तो 0 से 1 मतलब 1 आवर, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 - 0। ओके, जहाँ पे कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे काम होगा, दैट मीन्स प्लस 3 - 5, 3 - 5। ओके, अब देखिए यहाँ पे भी कोई काम नहीं, यहाँ पे हो रहा है कितना 7.5 - 6 आर प्लस 7.5 - 6 आर डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, टोटल टाइम इज गिवन। देखिए आप चाहें तो इनको जोड़ें, टाइम लगेगा, या तो फिर सिंपल आपको गिवन है टोटल टाइम दैट इज 8 आर। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो आपको आंसर मिलेगा विच इज 56.25, क्योंकि आपको परसेंटेज में कन्वर्ट चाहिए तो आपको 100% से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा विच इज 56.25%। ओके, यहाँ भी काम नहीं हो रहा है, यहाँ काम हो रहा है। ओके,
चलिए आपको लेके चलता हूं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल ये रहा। क्वेश्चन इज, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपको दिए जाते हैं 1.5 मिनट, दैट इज 1.5 मिनट राइट टू सॉल्व। क्वेश्चन इज अ राइट कोनिकल iron ore stack on level ground of height 10 meter has 60% Fe. The height of the conical stack is extended up to 20 meter using iron ore of 50% Fe. The angle of repose of iron ore is 38 degree. The mean grade of final stack in percentage of iron. क्योंकि आपको पता है ग्रेड क्या होता है, दैट इज रिकवरेबल मेटल बाय टोटल ओर, तो अप्लाई योर logic and calculate the answer. Grade is what? That is recoverable metal. Recoverable metal divided by total ore. Total ore, this is your grade. That means total ore which contains metals, that is मतलब proportion of metal present in the ore, that is your grade. So what will be your answer? Try to solve guys। और आपके साथ और आपके समय इसी तरह से होते हैं समाप्त। ओके, तो चलिए क्वेश्चन क्या था, अ राइट कोनिकल स्टैक। ठीक है भाई, चलिए कोनिकल स्टैक हम बनाते हैं। दिस इज द कोनिकल स्टैक, दिस इज द कोनिकल स्टैक। दैट मीन्स ये कुछ इस तरह से होगा। दिस इज योर कोनिकल स्टैक। ओके, क्योंकि राइट कोनिकल की बात कर रहा है इसलिए दिस विल मेक 90 डिग्री एंगल। ठीक है, अब आगे आगे क्या बोला गया है, ये जो स्टैक है ना, यहाँ पे ग्रेड है 60%, 60%। ओके, हाइट कितना है 10 मीटर और एंगल ऑफ रिपोज दैट इज 38 डिग्री। दिस एंगल इज 38 डिग्री। ओके, अब आगे क्या कर रहे हैं, इसी पे अगेन आप अप टू 20 मीटर हाइट तक आप और अगेन डंप कर रहे हैं। मतलब यदि 10 मीटर यहाँ तक था तो 20 मीटर यहाँ तक होगा, मतलब इस पर्टिकुलर हाइट तक आप और अगेन इसी पे डंप कर रहे हैं। ओके, जिसका ग्रेड है कितना, चलिए पहले डायग्राम बना लेते हैं। एंगल ऑफ रिपोज मेंटेन करेगा, इसलिए ये कुछ इस तरह से बनेगा। वेट अ सेकेंड, तो क्या होगा, दिस विल कवर लाइक दैट। ओके, अब देखिए इसका जो ग्रेड गिवन है दैट इज कितना, 50%। ओके, अब देखिए क्योंकि ग्रेड क्या होता है, रिकवरेबल मेटल बाई टोटल ओर, तो सबसे पहली बात हमें ये पता करना होगा कि टोटल ओर क्या है, क्योंकि ये तो हमें बताया नहीं गया है। ठीक है, तो टोटल ओर कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, सो बोधा मोहन, योर आंसर इज 52। लेट मी चेक दिस इज राइट और रॉन्ग। 52 आ रहा है, 52। यस यस, सो दिस इज राइट आंसर। तो कैसे, देखिए क्योंकि दिस इज कॉनिकल स्टैक, आपको निकालना पड़ेगा टोटल और क्वांटिटी। ओके, तो सबसे पहले वही ट्राई करते हैं, और दोनों का आप साथ साथ नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये दोनों का, इसका ग्रेड अलग है, इसका ग्रेड अलग है, और दोनों को जब आप मिक्स कर रहे हैं तो रिजल्टेंट आपका ग्रेड चेंज होगा। तो दोनों का अलग अलग आप निकाल लीजिए, देन इसमें कितना मेटल है प्लस इसमें कितना मेटल है डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, आपका सिंपल आ जाएगा ग्रेड। अब देखिए आपका, क्योंकि दिस इज कोनिकल स्टैक, तो वॉल्यूम ऑफ कोन दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अच्छा क्या रेडियस गिवन है आप, नहीं, तो रेडियस चलिए ट्राई करते हैं। क्योंकि ये ट्राइंगल बन रहा है, देखिए दिस इज अ ट्राइंगल। ओके, जब ये ट्राइंगल बन रहा है, दिस ट्राइंगल, दिस
दिस। अब देखिए इस ट्राइंगल की हाइट आपको पता है 10 मीटर, ठीक है भाई। जब हाइट हमें पता है और हमें निकालना है बेस, एंगल पता है, क्या लगाएंगे? cos थीटा, हाइट अपॉन हाइपोटेनस। नहीं होगा सर, आपको निकालना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा tan थीटा, है ना? 10 थीटा। हाँ, तो tan 38 is equal to 10 divided by x. So x is equal to, if this is x, so x is equal to 10 divided by tan 38. बट चलिए सबसे पहले हम लोग, यदि मैं इसको बोल दूं v1, तो v1 कैलकुलेट कर लेते हैं। v1 कौन सा है सर? ये जो टोटल, जो छोटा वाला कोन है ना, कोनिकल जो स्टैक है, इसका जो वॉल्यूम है वो है v1। तो v1 आपने कैलकुलेट किया होगा, वो कितना आ रहा है? वो आ रहा होगा 1/3 पाई r। r कितना है? यही x तो r है, ओके। तो मतलब 10 डिवाइडेड बाई tan 38 का होल स्क्वायर इंटू h। h इज 10 मीटर। सो v1 कितना आया? किसी ने यदि कैलकुलेट किया हो तो बताइए। 133.967। 133.96 मीटर क्यूब। देख लीजिएगा भाई, जो भी होगा ठीक है। इसके बाद अब आपका दूसरा टास्क है कि जो आपने बाद में इस पे डंप किया है दिस, इसका वॉल्यूम निकालना। तो देखिए आप कैसे करेंगे, आप एक काम कीजिए, आपको क्या करना है सर, आपको इस बड़े वाले को कंसीडर कीजिए, मतलब टोटल वॉल्यूम आप निकाल लीजिए। टोटल वॉल्यूम निकालने के बाद v1 का वॉल्यूम में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो देन आपको ये जो बाद में आप डंप किए थे उसका आपको वॉल्यूम मिल जाएगा, दिस ग्रीन वन का, ओके। तो देखिए कैसे करेंगे, आपने किया होगा, कितना आया है आपका v2। यदि मैं इसका वॉल्यूम यदि मैं v2 बोलूं तो v2 कितना आया है? यदि इसका वॉल्यूम v2 है, ठीक है, और इसके बाद सबसे पहले हम लोग निकालना पड़ेगा टोटल वॉल्यूम, ओके। टोटल वॉल्यूम में से v1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो v2 मिल जाएगा। तो v2 इज इक्वल टू v माइनस v1, ओके। तो v आप निकाल लेंगे 1/3 पाई 20 डिवाइडेड बाई tan 38 का होल स्क्वायर इंटू 20 माइनस 133.967। तो आपका v2 कितना आ गया भाई? टेल मी गाइस, व्हाट इज योर आंसर? फोर नॉट 1.90 मीटर। कितना? 401.90। 401.90 मीटर क्यूब। अब देखिए आपके पास ग्रेड आ गया है, ठीक है। तो चलिए उस स्लाइड में लेके चलते हैं आपको। तो इस तरह से आपका जीवन जो था वो कितना था? 60% आई थिंक, और v1 कुछ आया था, और g2 क्या था? दैट इज 50%, ओके। एंड v2 आया था, v2 कितना आया था भाई? V1 था 133.96। 133.96 क्यूबिक मीटर, और v2 400.90 क्यूबिक मीटर। जैसा कि आप जानते हैं ग्रेड इज रिकवरेबल मेटल बाई ओर। तो मीन ग्रेड या एवरेज ग्रेड की बात की जा रही है, तो एवरेज ग्रेड इज इक्वल टू रिकवरेबल मेटल। इसमें से आप कितना मेटल रिकवर कर पा रहे हैं? इसका 60%, दैट मीन 133.96 इंटू 0.60 प्लस 401.90 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई टोटल ओर, जो आपने भी कैलकुलेट किया था, या तो फिर इन दोनों को जोड़ दीजिए, वही आने वाला है 133.96 प्लस 401.90। व्हाट इज योर आंसर? कितना आया था? 52।
Yes, I think 52 which is right answer. Okay, then चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा। सर थोड़ा बैक वाला दिस क्वेश्चन फ्रॉम जिसके और पहले वाला सर। ओके सर, नेक्स्ट विल कंटिन्यू। 74. yes, your answer is absolutely right. तो देखिए सब, हाँ तो देखिए इसमें क्या निकालना था। The feasible region of a linear programming problem is shown in the figure. The maximum value you have to maximize that problem 4x plus 3y. तो देखिए यहाँ पे तो मैक्सिमम होगा नहीं क्योंकि 0 है 10 है और ये 13 है, ठीक। तो यहाँ पे चेक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे तो होगा ही नहीं। अब देखिए यहाँ पे x 10 है और यहाँ पे 16 है, तो यहाँ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। ओनली चेक करने हैं आपको 2 पॉइंट कहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है। तो देखिए z आपको करना है मैक्सिमाइज, तो 4x प्लस 3y। तो फॉर पॉइंट C के लिए 4 इंटू 13 नॉट 13, 4 इंटू 3 दैट मीन्स 12 प्लस 13 इंटू 3 दैट इज 39 दैट इज 51। 9 2 11 3 4 1 5, ठीक है। दिस इज फॉर पॉइंट C एंड पॉइंट B पे क्या होगा, x 14 एंड y 6। तो 14 इंटू 6 दैट इज 14 चौको 56, so 56 प्लस 6 3 18 18 8 6 14 5 1 6 1 7 24। that means this point will give you maximum value, that means your answer will be 74. okay, then चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपको दिए जाते हैं आपको दिए जाते हैं 1.5 मिनट और आपका समय शुरू हो चुका है। Question is cash flow of a project of duration 4 years is shown. The uniform income R in RS crore. Okay. At the end of second, third, and fourth year, the internal rate of return is 10%. Then what will be your annuity R? Try to solve because you have here given annual return and investment and internal rate of return. You can use NPV formula and equate at internal rate of return क्या होता क्या है, internal rate of कितना 4.4। yes, your answer is absolutely right. तो देखिए internal rate of return, that means internal rate of return, it means value of I such that NPV becomes 0। तो NPV को आपको 0 के इक्वेट कीजिए, दैट मीन्स कैश इनफ्लो इक्वल टू कैश आउटफ्लो। दैट मीन्स C1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई, ओके, प्लस 4 साल के लिए है C2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई का स्क्वायर, ओके, प्लस C3 डिवाइडेड क्यूब प्लस C4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई की पावर 4, ओके, इज इक्वल टू योर इन्वेस्टमेंट। ठीक है भाई, तो फर्स्ट ईयर 0, तो दिस फर्स्ट टर्म इसका सर 3.15 आ रहा है। नो, योर आंसर इज रॉन्ग। सर पीवी इक्वल टू एन्युटी करके भी तो कर सकते हैं ना इसको। कैसे कर सकते हैं? पीवी प्रेजेंट वैल्यू इज एन्युटी इनटू ऊपर में 1 प्लस आई माइनस 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1, अब नीचे में कर देंगे 1 प्लस आई इनटू आई कर देंगे, होल कर देंगे, तो नहीं हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, देखिए तो हाँ वहां से भी कर सकते नहीं हैं, आ रहा है। बट ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, वो इसलिए नहीं आ रहा है, उसमें आपको माइनस करना होता है। यदि स्टार्टिंग में या तो फिर बीच में किसी साल आपको रिटर्न नहीं मिला तो आप वो फार्मूला यूज मत कीजिएगा, क्योंकि आप उसमें फंसेंगे रिटर्न, यदि आप वो नहीं जानते हैं तो। ठीक है, सिंपल ये चीज यूज कीजिए। C1 फर्स्ट ईयर में रिटर्न 0 है, C2 में सेकेंड ईयर रिटर्न R है, 1 प्लस आई दैट मीन्स 1.1 का स्क्वायर प्लस R डिवाइडेड बाई 1.1 का क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1.1 का पावर 4 इक्वल टू 10।
तो r कॉमन ले लेंगे तो 1/1 स्क्वायर प्लस 1/1 क्यूब प्लस 1/1 टू द पावर ऑफ 4 इक्वल टू 10। तो सिंपल r इक्वल टू, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिया आएगा 4.4242 CR। ओके देन चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा, दिस क्वेश्चन फ्रॉम इनवर्स डिस्टेंस मेथड, और इसके लिए आपको मिलते हैं 2 मिनट बिकॉज कैलकुलेशन इज लिटिल बिट लेंदी, और आपके समय हो चुके हैं शुरू। तो यू हैव टू कैलकुलेट at that point when point A situated 90 मीटर, ओके 60 मीटर 60 मीटर, क्योंकि इनवर्स डिस्टेंस मेथड है तो याद कीजिए क्या होता है, स्क्वायर स्क्वायर लेना होता है इसमें सर। तो कीजिए एंड बताइए व्हाट इज योर आंसर। टेल मी गाइस व्हाट इज योर आंसर। 36.75. Yes, 37 point. 36. Yes, yes. Okay, I think 1 minute is enough. Okay, then क्योंकि बात की गई है किसकी, इनवर्स डिस्टेंस मेथड की। इनवर्स डिस्टेंस मेथड में जो मीन ग्रेड होता है वो क्या होता है, दैट इज g1 बाई d1, इसमें स्क्वायर होता है ना, g1 बाई d1 प्लस g2 बाई d2 का स्क्वायर, ओके, प्लस 3 है तो 3 g3 बाई d3 का स्क्वायर, ओहो हाँ, डिवाइडेड बाई 1 बाई d1 स्क्वायर, ओके, प्लस 1 बाई d2 स्क्वायर, ओके, प्लस 1 बाई d3 स्क्वायर, ठीक। Put the value and get your answer. Simple formula based problem. So putting the value, after putting value, average grade सर is इसमें equal to इनवर्स 37 डिस्टेंस है ना point। सर? हेलो 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 सर इसमें हाँ स्क्वायर में हाँ नहीं बोला ना सर? सर, इनवर्स डिस्टेंस है ना सर? इनवर्स स्क्वायर क्यों करेंगे? इतना डिस्टेंस नहीं है सर। सिर्फ डिस्टेंस है सर सर। डायरेक्ट कर देंगे सर, G1 बाई D1 कर देंगे डायरेक्ट, ओहो स्क्वायर नहीं करेंगे, ओहो परसेंटेज में चेंज ओहो करके सॉरी डायरेक्ट। सॉरी सॉरी माय बैड। यस यस गॉट इट। 36 पॉइंट सर इसका आएगा 79 आएगा सर। 36.79। 79%। 36.79%। ओके 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 सॉरी माय बैड। ठीक है चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा। हाँ, इस क्वेश्चन के लिए आपको दिए जाते हैं 1 मिनट, ट्राई टू सॉल्व। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी ऑफ टू मेथड इज एग्जामिन्ड फॉर मीटिंग अ targeted mine production on yearly basis. The following cost parameter in CR are applicable for this method. Okay, fixed cost for method 1 and method 2, given variable cost. Then annual rate of production, you have to calculate X. Then both method will yield same operating cost. So what will be your answer? क्योंकि आप जानते हैं fixed cost and variable cost. 10 आएगा Your सर। answer is 5. Yes, your answer is absolutely right. So total cost for one method and total cost for method 2 will be same. 5 Okay, 5 according to question. So total cost, that is fixed cost plus variable cost, fixed cost plus n into variable cost, ये total variable cost given है तो variable cost कोई बात नहीं है, fixed for method 1, okay, fixed cost plus variable cost for method 2. So fixed cost for method 1 that is 20, okay, variable cost that is 2x, okay, is equal to 5 plus x square, 5 plus x square। चलिए इसको करते हैं हम लोग सॉल्व। तो देखिए 20 दैट मीन्स x स्क्वायर, एक बार पीछे वाला स्लाइड ओपन कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ एक सेकेंड, माइनस 2x माइनस आपका 15 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर लास्ट स्लाइड।
सर इसमें डिस्टेंस का भी स्क्वायर होगा ना सर नीचे में? इनवर्स डिस्टेंस का मेथड का जो फॉर्मूला है उसमें तो स्क्वायर होता है। बाय बाय सर रेट అయిపోయింది. एक सेकंड, फर्स्ट म्यूट योरसेल्फ. स्क्वायर होगा ना, वो तब स्क्वायर. एक सेकंड भाई लोग, ये इतना गंदा किसकी आवाज आई थी? ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है. हाँ भाई, आप लोग भी कंफ्यूज कर देते हैं क्योंकि इनवर्स डिस्टेंस है. ठीक है, यदि इनवर्स डिस्टेंस बोले या फिर इनवर्स स्क्वायर डिस्टेंस बोले, उस पर्टिकुलर केस में स्क्वायर ही होता है. तो डोंट बी कंफ्यूज. ओके देन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0. इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और बताइए x की वैल्यू. तो सिंपल 5 5 3 यस, 5 minus 3 which आएगा. is 5 minus 3 आएगा सर. -3. You have to not माइनस take थ्री into थोड़ी लेंगे consider. सर, 5 ही ठीक है. You have to consider as positive. और इसी के साथ 2018 के जो आपके टेक्निकल क्वेश्चन थे वो समाप्त होते हैं. तो लेट मी ऑफ रिकॉर्डिंग फर्स्ट.